हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के अंदर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाली है। वो एक दो वीडियो और आएगी और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट तक ले आऊंगा, ठीक है, मतलब कैबिनेट मिशन तक ले आऊंगा 1946 तक। और उसके बाद दोस्तों कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचेगा, जैसे रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, उसको हम सेपरेट वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो लास्ट कुछ दिनों के अंदर ना मतलब मेरी वीडियोस के ऊपर कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। वो कमेंट्स इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि मैं कोई कोचिंग वाला हूँ, कोई बहुत बड़ा कोचिंग वाला हूँ और मैं आपसे लाखों रुपए ले रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने के। वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और उन बच्चों को भी जवाब देना जरूरी है। और देखो मैं बताता हूँ कि ऐसे वो कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको चर्चा में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, मैं सब कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, आपके लिए फ्री में ही, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी सबसे पहले हम खत्म करेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगा आपका कंसेप्चुअल बिल्ड करना, ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना हर टॉपिक का, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज में जो भी क्वेश्चन आए ना आपके अब तक, उसके ऊपर तो मैं पूरी कमांड ला दूंगा, आपकी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ठीक है। आपने कहीं से भी ज्योग्राफी पढ़ रखी हो दोस्तों, ठीक है, हर टीचर बढ़िया होता है, ठीक है। आपको जहां समझ में आता है आप वहां से पढ़िए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में, ठीक है, जो ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आऊंगा मैं, उसके अंदर आपका ना एक एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके दूंगा मैं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है, समझाने में चाहे कितना टाइम लग जाए। पर्सनल पर्सनल आके आपसे कांटेक्ट करना पड़ जाए मेरे को, गूगल मीट के ऊपर, ठीक है, जूम पर, कहीं भी। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, हर टॉपिक की मिलेगी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की। और फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर चीज फ्री में होगा। यूट्यूब पर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब फ्री में होगा, उसकी पीडीएफ भी फ्री में ही मिलेगी। मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करने वाला आपसे, ठीक है। बस यही बात करनी थी आपसे अभी ज्योग्राफी के लिए। और अभी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के लिए दोस्तों आपको पता है कि हमने टाइमलाइन के साथ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, ठीक है। और टाइमलाइन के साथ ही चल रहे हैं और इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए साथ में कंबाइन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई है आपको, लक्ष्मीकांत, ठीक है, निमोनिक्स की हेल्प से पूरी लक्ष्मीकांत आपको याद कराई है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने टाइमलाइन के साथ और स्टोरी के साथ आपको पढ़ाया है, ताकि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो टॉपिक्स की और चीजें आपको याद हो जाए। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर निमोनिक्स इतने काम नहीं करते, ठीक है। मैंने ट्राई करा था निमोनिक्स बनाने का, आपने देखा भी होगा कुछ लेक्चर के अंदर निमोनिक्स भी डाल रखे हैं मैंने ट्राई किया था। लेकिन निमोनिक्स से ज्यादा ना मुझे ऐसा लगता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अगर आपको फ्रेमवर्क याद रखूं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, उसके होने से क्या नुकसान है क्या फायदे हैं, अगर आप ये याद रखोगे ना तो वो ज्यादा काम आएगा आपके, ठीक है। तो मैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को अब कंप्लीट कर देंगे हम, फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और हमारी ना पावर पीवाईक्यू की सीरीज भी चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको लास्ट 30 ईयर्स की, ठीक है, पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू सोल्व ही नहीं करवा रहा, उसके अंदर मैं आपको माइंड मैप एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। और लॉजिकल ट्रिक्स के साथ, ठीक है, लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड भी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा काम है आपकी प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, पीवाईक्यूज की इतनी करा दूंगा कि आप, ठीक है, एग्जाम के अंदर आराम से इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और आपको ना सारी नॉलेज भी होगी हर टॉपिक की, ठीक है। मैं इस तरीके से पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा हूँ। और आप एक बार ना मेरी एक वीडियो देख लेना पीवाईक्यू की दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। बस मुझे 30 मिनट दे देना, 30 मिनट्स, बस ओनली 30 मिनट्स। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोचिंग वाले जो टेस्ट से चलाते हैं ना, इससे कितना ज्यादा बेनिफिशियल आपकी ये सीरीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी इसी रिगार्डिंग मैं आपको बात करने वाला हूँ कि जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे ना, ठीक है, वो पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर ही आए थे। कि मैं आपको बताता हूँ पीवाईक्यू सीरीज को कैसे दबाने के लिए, ठीक है, कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ पीवाईक्यू सीरीज और बच्चों को बेनिफिट्स मिल जाएगा, वो ना मिले उसके लिए वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और इसके आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री को आगे जो है ऐसे चलाएंगे और इसे फिनिश कर देंगे। एक दो वीडियो के अंदर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो ना पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर डाला था, ठीक है, पावर पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर। और इसके ऊपर ना मुझे दो बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले। देखो ये वीडियो ना 45 मिनट्स की है, ठीक है, 45 मिनट्स लॉन्ग वीडियो है ये। और इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में 6 to 7 मिनट्स ना इंट्रोडक्शन पे दिया है। अब ये इंट्रोडक्शन में मैंने क्यों दिया था दोस्तों, ताकि आपको इस सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले लेके, ठीक है,
जैसे कि टेस्ट सीरीज के, उन सब में भटके पड़े, गलत चीजों में भटके पड़े। मैं सही बताता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगा लो आप कितना भी, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला जब तक आप पीवाईक्यू आप सोल्व नहीं करते। क्योंकि क्वेश्चन जो है आते हैं वो टेस्ट सीरीज के बेस्ड नहीं आते, वो पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, ना कि टेस्ट सीरीज बेस्ड होते हैं। अभी कोचिंग वालों को अपनी ये जो है मटेरियल बेचना होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह 10,000 में, 5,000 में, 2,000 रुपए में, ठीक है, बेचना होता है। तो भाई वो प्रचार करते हैं बहुत तगड़ा तगड़ा पैसे देकर, और बच्चों को अपनी ये टेस्ट सीरीज भेजते हैं और बताते हैं कि भाई इससे देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये टेस्ट सीरीज भी है ना, ये पीवाईक्यू को देख कर ही बनाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट पीवाईक्यू सोल्व करो भाई, क्यों आप इन टेस्ट सीरीज के चक्कर में लगे पड़े हो? टेस्ट सीरीज भी लगा लेना, मैं बोल रहा हूँ लगा लेना, लेकिन पीवाईक्यू इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू इससे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टेस्ट सीरीज से। आप ये चीज है ना, आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, वो आपको यही बोलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने इस बारे में बच्चों को बताया, स्टार्टिंग में मैंने 5 to 7 मिनट्स इस वीडियो के अंदर बच्चों को इसके सीरीज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि भैया देखो जिस तरीके से आप खाना खाते हो ना, ऐसे ही आप इस सीरीज को फॉलो करो। ठीक है, डेली आप खाना खाते हो, इसी तरीके से आप इस सीरीज को ही फॉलो करो। लेकिन देखो एक मैडम का कमेंट आता है, भाई पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, 10 मिनट हो गए, सिर्फ बातें कर रहे हो वो चार्ज बढ़ाने के लिए। अरे मैडम, वो चार्ज मेरी 45 मिनट्स की वीडियो है, अगर इसके अंदर 7 मिनट्स इंट्रोडक्शन के हैं, तो इस 7 मिनट से मेरी वो चार्ज बढ़ेगी क्या? इस बाकी जो मिनट्स बचे इससे मेरी वो चार्ज नहीं बढ़ेगी क्या? हद कर दी यार, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लो। ठीक है, अब ये होता है ना पढ़ने वाले बच्चों के कमेंट्स, ठीक है, जो नेगेटिव चीजें देखते हैं, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, ये नेगेटिव चीजें देखते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चों को मैं आपको कमेंट सिखाता हूँ, प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज डेली। ठीक है ब्रदर, पीडीएफ का है, इस वीडियो की पीडीएफ का है, क्योंकि इस बच्चे को सोल्व करना है, उसे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है भाई, 150 क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू के एक टॉपिक के ऊपर, तो इसे सोल्व करना है भाई, इसे एग्जाम निकालना है। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, मैंने इस बच्चे को बोल दिया टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो। यह है पढ़ने वाले बच्चों के। ठीक है, अब एक बच्चे को बताया कौन सी बुक बेस्ट है एमसीक्यू के लिए, मैंने कमेंट करा, मैंने रिप्लाई दिया कि भैया आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो नीचे एक बच्चे को और आता है, 10 मिनट तो खुद का तारीफ में ही खत्म कर दिया। मैंने इस बच्चे को रिप्लाई भी दिया है कि भाई मैंने खुद की तारीफ नहीं करी है, मैंने अपने बारे में नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ ये सब नहीं बताया मैंने बताया ये पीवाईक्यू की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरी वीडियो देख के ही लगाओ पीवाईक्यू, आप खुद से लगा लो भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लो मेरे चैनल से जाकर और खुद ही लगा लो। ठीक है, तो ये खुद की तारीफ मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कौन सी तारीफ करी, आप जाकर वीडियो देख लेना वाली। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पीवाईक्यू माइंड मैप सीरीज, तो यार वीडियो देख लोगे आप खुद तो पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ तारीफ करी है खुद की भाई, है ना। तो भाई आप जरा जो है अपने वर्ड्स को ध्यान में रख के बोला करो किसी को भी। आपको इस बात का डर है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और ये सब चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट और जिनका सेकंड अटैम्प्ट है उनको ये पता चल जाएगा, तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको इसी बात का डर है, मैं क्लियर बोलता हूँ। और क्या पता आप कोचिंग वाले से हो, को नहीं कोचिंग वालों के कमेंट्स हो, ये कोई पता नहीं है। ठीक है, आप कौन हो, आपको कोचिंग वाले भी हो सकते हो। ठीक है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी टेस्ट सीरीज की, आप इस तरीके इसलिए कमेंट्स भी कर रहे हो। चले, तो इनको अब जो और मुझे रिप्लाई देना था मैंने दे दिया। ठीक है, अब आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको ना ये वाले बच्चे बनने हैं कि प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज डेली, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ब्रदर पीडीएफ का है, आपको इन बच्चों में से बनना है। ठीक है, आपको अपने एग्जाम की तरफ निकलना है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको अर्जुन बनना है, आपको चिड़िया की आगे दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, आपको ये 10 मिनट दिखाई देनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि बाकी मेरे को मैंने प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू लगाने में सीखना है ना। चलो, तो अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हैं, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को, और अब आज की वीडियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पहले कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने पूरा माइंड मैप बना रखा है, और ये माइंड मैप भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, है ना। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं कि हमने कराची सेशन तक 1931 तक, ठीक है, ये सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने गांधी इरविन पैक्ट आपको पढ़ा दिया था, आपको मैंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दिए थे, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सीवीडीसी मूवमेंट भी पढ़ा दिया था, नेहरू रिपोर्ट भी, दिल्ली प्रपोजल भी, साइमन कमीशन भी, और ये मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी पढ़ाया था और माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ाया था। ये देखो मैं आपको माइंड मैप दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसके मैंने माइंड मैप भी बना रखे हैं। ये देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, और इधर देखो आप सीवीडीसी मूवमेंट, और इधर देखो आप ये नेहरू रिपोर्ट 1928 की, और ये
माइंड मैप आपको साइमन कमीशन 1927 का मिलेगा। और ये सारे माइंड मैप मैंने आपको एचडी क्वालिटी के अंदर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है पीडीएफ, ठीक है। आप सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्क्रॉल कर लेना, थोड़ा ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो सबसे पहले इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं अभी आपको दे दूंगा इसकी, ठीक है, माइंड मैप के थ्रू। इससे पहले मैं आपके इसके प्रोविजन जो है ना निमोनिक्स की हेल्प से याद करा देता हूँ, है ना। चलो, तो 1935 के जो प्रोविजंस हैं आप इन निमोनिक्स से याद कर सकते हो। वो है आरपीएफ, तो आर से यहाँ पर है आरबीआई, पी से है आपका पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात करी गई फेडरल में, प्रोविंशियल में और ज्वाइंट के अंदर भी, मतलब दोनों के लिए, मतलब 2 या 3 स्टेट्स के लिए ज्वाइंट पब्लिक कमीशन बन सकता है। एफ से यहाँ पर है फेडरल कोड, ठीक है, कि भैया फेडरल कोड बनाया जाएगा इस वाले एक्ट के थ्रू, ठीक है। और अब देखो इसके और प्रोविजंस कैसे याद कर सकते हो, तो वो है बेड फेस। अभी बेड फेस क्या है भैया, तो बेड फेस है अंग्रेजों का, ठीक है, बेड फेस अंग्रेजों का, दैट इज कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इससे आप 1935 के एक्ट को और याद कर सकते हो कैसे। बी से किया है कि भाई बाइकैमरलिज्म बनाया गया, इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। और अब ये कौन कौन से प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस और असम। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट में भी 6 स्टेट्स के अंदर आपको बाइकैमरलिज्म देखने को मिलेगा। अब ये कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। कमेंट करके आप बताओगे कि ये सारे 6 के 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपको लोअर हाउस भी देखने को मिलेगी और अपर हाउस भी देखने को मिलेगी, दैट इज यहाँ पर एमएलए भी मिलते हैं आपको और एमएलसी भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, ए से यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन, कि भैया ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी, जो कि बनती नहीं है ना, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स मानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई थी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर नया ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, इनका ही बनता नहीं है। और डिवीजन करा जाएगा पावर्स का, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस के बीच में। सो फेडरल लिस्ट बनाई जाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाएगी और कंट्री लिस्ट। और आज के टाइम आपको पता है कि भैया ये फेडरल लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, और प्रोविंशियल लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, और कंट्री लिस्ट तो कंट्री लिस्ट की। और रेजिड्यू पावर्स दी गई थी 1935 के एक्ट के अंदर वाइसराय को, जो आज के टाइम पे किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट के पास, है ना। और डी से यहाँ पर क्या है, देखो डायरकी जो है ना सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अभी डायरकी क्या था, तो मैंने आपको बताया था रिजर्व लिस्ट और भैया था ट्रांसफर लिस्ट, ठीक है। डायरकी के अंदर ये होता रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर है। अब एक बात और ध्यान रखना, 1919 के एक्ट के अंदर प्रोविंस के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अब एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। डायरकी जो है प्रोविंस के अंदर एबोलिश कर दी गई। ये किसके रिकमेंडेशन से एबोलिश हुआ था, साइमन कमीशन, ठीक है। आपको पता है कि साइमन कमीशन, मैंने आपको पढ़ाया था कि साइमन कमीशन ने बोला था कि डायरकी जो है जो प्रोविंस के अंदर है उसको एबोलिश कर दो, डायरकी ले आओ सेंटर में, है ना। चलो, तो फेस से आप क्या रखोगे याद, एफ से फ्रेंचाइज, वोटिंग फ्रेंचाइज को है एक्सटेंड करा गया, टोटल 10% ऑफ द पॉपुलेशन आपको वोटिंग राइट का अधिकार था, ठीक है। और ये किसके बेस के ऊपर था, ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी, माइंड मैप के ऊपर आऊंगा। ध्यान रखना, कहीं 10% है, कहीं 14% भी है। चलो, ऐसे यहाँ पर है कि एबोलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इस जो कि ध्यान रखना काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बना था ये, ठीक है। इसके अंदर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी देखने को मिला था, है ना। अब क्या होगा, ये काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया एक्ट जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ये हट जाएगी। अब इसकी जगह नई बॉडी बनेगी, वो है टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब टीम ऑफ एडवाइजर के अंदर होंगे 6 मेंबर्स, और ये 6 मेंबर्स अब एडवाइस देंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, है ना। और ये ध्यान रखना दोस्तों, काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर थे 15 मेंबर्स, है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। और सी से यहाँ पर क्या है, कॉम्युनल इलेक्ट्रोड को एक्सटेंड करा गया WLS के अंदर। W से यहाँ पर वुमेन है, L से यहाँ पर है लेबर, दैट इज वर्कर्स, और S से आपका शेड्यूल का, दैट इज डिप्रेस क्लासेस। E से यहाँ पर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RPF, जो मैंने आपको भी ऊपर बढ़ाया था, RBI, PSC और फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, आगे बढ़े। देखो दोस्तों, अब 1935 के एक्ट के अंदर और ही प्रोविजंस थे, है ना। अब इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देना आपको जरूरी है ना। अब हम पढ़ेंगे माइंड मैप से दोस्तों। चलो माइंड मैप पे आ जाते हैं। ये रहा आपका माइंड मैप,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों पहले आप इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखो, ठीक है, कि भैया हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या था जब जब जिससे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है ना, 1935 का एक्ट आता है। इसके कुछ प्रोविजंस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लॉन्गेस्ट एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, ठीक है। अब ध्यान रखना, इससे पहले साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे वाइट पीपल थे, वाइट मेंबर्स इसके अंदर। तो इसको बाइकआउट किया था इंडियंस ने, और इसने ही रिकमेंड किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। और इसी की वजह से इसके बाद में जब लेबर पार्टी फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट के यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, तो लेबर पार्टी अनाउंस करती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को। लेबर पार्टी ये कहती है कि भैया बिना इंडियन के एडवाइस के उनके लिए लॉ बनाना या फिर एक्ट बनाना सही नहीं होगा, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, ठीक है, जो चलता है आपका 1930 से लेके 32 तक, ठीक है। इसके अंदर ब्रिटेन और इंडियन, मतलब ब्रिटिश और इंडियंस नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉमनल अवार्ड देने की बात करी गई थी, दैट इज डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट अवार्ड देने की बात करी गई थी 1932 के अंदर, ठीक है। बट होता क्या है, पूना पैक्ट हो जाता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। ये मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा, वीडियो नहीं देखी, देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसी के अंदर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनती है इसके बाद, दैट मीन्स ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनती है, और ये 54 मंथ डेलीब्रेशन चलता है इसके अंदर। और ये लॉन्गेस्ट एक्ट होता है ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर मैंने बता दिया आपको 321 सेक्शंस होते हैं और 10 स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या चल रहा था इस समय, तो भैया राइजिंग हो रहा था फासिज्म का इन यूरोप के अंदर। और आपको पता है कि भैया 1930 से क्या हो रहा है, ग्रेट डिप्रेशन इम्पैक्ट देखा जा रहा है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इवन अमेरिका तक भी इस डिप्रेशन को फेस कर रहा है। ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप देखोगे आप तो भैया सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट गांधी ने ये लॉन्च करा और सक्सेसफुल भी रहे गांधी जी इसमें। कांग्रेस का रेडिकलाइजेशन देखने को मिलेगा, आप ध्यान देखना। 1929 के लाहौर सेशन के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो गई है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हो गया है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ लाल बहादुर बोल रहा हूँ, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, है ना, जवाहरलाल नेहरू। मेरे लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं नाम इतना आ रहा है क्योंकि मेरा भी मन है लबासन जाने का और आपका भी मन है ना। चलो, तो कम्युनल टेंशन राइजिंग हो रही है ना। चलो, तो अब इसके प्रोविजन को देख लेते हैं, प्रोविजंस को। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी, ठीक है। ये भी ऑल इंडिया फेडरेशन में जाएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्लेस स्टेट को मिलाकर, है ना। फेडरल लेजिस्लेचर होगा जिसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा आपको, फेडरल असेंबली होगी। और लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है मानते नहीं है, एक्सेशन को मानते ही नहीं है। फेडरल स्कीम रखी गई थी कि 3 लिस्ट होंगे फेडरल लिस्ट के अंदर आपका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, कस्टम्स, ये सब होंगे। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आपका पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। और कनकरेंट के अंदर क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, ट्रस्ट और सिविल प्रोसीजर, ये सब देखने को मिलेंगे। डायर की सेंटर पे ला दी गई, ठीक है, जो कि 1990 एक्ट के अंदर प्रोविंसेस के अंदर, तो उसको रिवर्स कर दिया गया। अब रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आपका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्रांसफर्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर आपको इसके अदर डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है, एबोलिशन कर दिया गया डायरकी का प्रोविंसेस के अंदर, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर ला दिए गए है। और यहाँ पर गवर्नर्स को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया 6 प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, विथ 2 हाउसेस, वही बाइकैमरलिज्म है ना। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, इनके अंदर करा गया। एक्सटेंड करा गया फ्रेंचाइज को। अब 35 मिलियन जो है ना वोट डाल सकते थे, दैट इज 14% ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए मैंने कहा था कहीं कहीं 10 है, 14 है, ध्यान रखना। लेकिन किसके बेस पे ये वोटिंग राइट देखने को मिल रहा था इनको, तो जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी, टैक्स होगा, एजुकेशन प्राप्त कर रखा होगा, नहीं क्वालिफिकेशन होगी इनके पास, तो उनको वोटिंग राइट होगा, उनके पास वोटिंग राइट होगी मतलब। और सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलेगा जो कि एक्सपेंड हुआ था इस वाले प्रोविजंस, इस वाले एक्ट के अंदर। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया 1937 में, ठीक है, दैट इज कि 1935 के अंदर एक्ट के अंदर प्रोविजन डाला गया और 1937 के अंदर फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश भी कर दिया गया। और फेडरल कोर्ट के पास क्या राइट होगा, तो ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन होगा इसके पास, और यही बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट बनता भी है। आपको पता है दोस्तों, ये बात आपने पढ़ रखा है ना पॉलिटी के अंदर।
अच्छा, ध्यान रखना कि भैया फेडरेशन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ज्वाइन ही नहीं करते फेडरेशन को, है ना। तो ये पेपर पे रहता है, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है पेपर पे रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, अनचेंज रह जाती है। वायसरॉय के पास यहाँ पर ऑटोक्रेटिक पावर्स देखने को मिलेगी, दैट इज इमरजेंसी पावर, कुड ओवरराइड द मिनिस्ट्रीज, है ना। डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी देखने को मिलेगी वायसरॉय के पास इस टाइम पे। एक्सपेंडेड कम्युनल डिविजन्स, दैट इज कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी गई, है ना। किसको? डिप्रेस क्लासेस को। बर्मा और एडन को सेपरेट कर दिया इंडिया से, है ना, ताकि डिवाइड एंड रूल हो सके, यूनिटी टूट सके, ठीक है। इसलिए बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। लिमिटेड फ्रेंचाइज, ओनली 14% पॉपुलेशन जो है वोट कर सकती थी, है ना, सिर्फ 14%, ओनली 14%, देखो कितने कम है ना। और इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ क्राइटेरिया डाल रखे थे कि किनके पास वोटिंग राइट होगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सक्सेस होती है, ठीक है। कांग्रेस जो है मिनिस्ट्री फॉर्म करती है 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ से कांग्रेस वाले जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को वर्क भी कर लेते हैं आराम से, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है चला लेते हैं आराम से, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी गेंड होता है, मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखो तो डिटेल गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस सेट के अंदर। फाउंडेशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पता है आपको कि मेनी प्रोविजंस जो है अडॉप्ट करे गए थे डायरेक्टली इस वाले एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जुडिशियल इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा, फेडरल कोर्ट जो है स्टेब्लिश कराया गया, जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल डाला गया, लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज करा गया। फेडरल कंसेप्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करने लगे हैं अब, है ना। शेड्यूल बना दिए गए हैं, है ना, 3 लिस्ट बनाई गई है, फेडरल, प्रोविंशियल, कनकरेंट, है ना। तो यहाँ पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा इस वाले एक्ट के अंदर। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखोगे तो मिनिस्टर्स जो है गेन करते हैं गवर्नेंस एक्सपीरियंस को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर वो मास्टर हो जाते हैं, और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी डेवलप होती है ना। इसके बाद हिस्टोरिकल असेसमेंट करें इस वाले एक्ट का, तो भैया ये मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है अंटिल 1950, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता भारत का, ठीक है, आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं जब तक। फाउंडेशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, बिल्कुल बात सही है। और वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रूव्ड इंडियन कैपेबिलिटी, जब जब प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली फॉर्म हो जाती है ना, और वर्क भी करती है, तो इंडियन की कैपेबिलिटी भी दिखाई देती है इस वाले एक्ट के बाद से, है ना। तो कांग्रेस रिस्पॉन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो इनिशियली क्रिटिसाइज करते हैं बट पार्टिसिपेट करते हैं 1937 के इलेक्शन के अंदर। आपको पता है 1937 के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, और 7 में से आउट ऑफ 11 ये प्रोविंस के अंदर अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। बट 1939 के अंदर प्रोटेस्ट एज अ प्रोटेस्ट, ठीक है, कि भैया तुमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड को कैसे ज्वाइन कर लिया बिना इंडियंस के सहमति के, उसके प्रोटेस्ट में ये रिजाइन कर देते हैं मिनिस्ट्रीज, मैंने ये प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट से ना, मिनिस्ट्रीज को अपने ये रिजाइन कर देते कांग्रेस वाले, ठीक है। तो 1939 के अंदर मिनिस्ट्रीज रिजाइन ओवर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव फ्रॉम 1935 एक्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जो हमने डायरेक्ट 1935 के एक्ट से कॉपी किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी, पब्लिक सर्विस कमीशन भी, और जुडिशरी को भी। ब्रिटिश स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव देखोगे तो इनका भैया यही था कि डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो इसलिए इन्होंने एक्सपेंड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया था इन्होंने इंडियंस के लिए, और मेंटेन किया था अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल को, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मैंने आपको माइंड मैप से पूरा पढ़ा दिया एक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था सब कंप्लीट करा दिया। निमोनिक्स के हेल्प से आपने इसके प्रोविजंस भी याद कर लिए, बट और भी चीज़ें हैं इस सारे एक्ट के अंदर, ठीक है। इतना बड़ा एक्ट था ये, तो 2-3 पेज में खत्म नहीं होगा। ध्यान रखना इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था डुंडास, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था भी कि इंडिया काउंसिल जो है एबोलिश कर दी जाती है, 15 मेंबर्स की जो थी, इसकी जगह एडवाइजर दिए जाते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर 6 एडवाइजर्स होंगे। फेडरल एग्जीक्यूटिव बनाया गया, इसके अंदर मैंने बताया था आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी गई, इसके अंदर ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। ट्रांसफर वाले जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10 होंगे, ठीक है। इसमें 2 चैम्बर डाल दिए गए, माइनॉरिटीज़ के लिए और स्टेट्स के लिए। रिजर्व के लिए गवर्नर जनरल के पास होगा रिजर्व सब्जेक्ट सारे, है ना, और ये जो काम करेगा वो करेगा हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के थ्रू। तो ये हेड ऑफ काउंसिलर जो है 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, और ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये इंडियन भी हो सकते हैं और ब्रिटिश हो सकते हैं, और इसके पास फाइनेंशियल एडवाइजर भी होगा एक। फेडरल लेजिस्लेचर को देखोगे, दैट इज कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोल सकते हो,
तो इसके अंदर हम 2 हाउस के अंदर जाएंगे, 2 हाउसेस के अंदर, एक है फेडरल असेंबली, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलता है ना काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा राज्यसभा। तो इसके अंदर 375 मेंबर्स होंगे। इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया से आएंगे 250, प्रिंस स्टेट से 125, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर टोटल होंगे 260, और 156 आएंगे आपके ब्रिटिश इंडिया से, है ना, और 104 प्रिंस स्टेट से। अब ब्रिटिश इंडिया कौन होते हैं भैया? जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है, दैट इज प्रोविंसेस। और प्रिंस स्टेट्स कौन है? जो राजा महाराजाओं का स्टेट्स है ना। चलो, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की बात करी गई थी कि ये प्रिंस स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया को मिलाकर बनाएंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन जो है साइन करते ही नहीं है प्रिंस स्टेट्स वाले, तो कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर बाइकैमरिज्म इंट्रोड्यूस करेगा तो 6 प्रोविंसेस के अंदर, मैंने आपको ये याद करा दिया, ठीक है। और डायगी को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस से, और इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको 3 तरीके से याद करा दिया सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से पढ़ोगे, याद करोगे ना, तो कोई भूलोगे नहीं आप, है ना। अभी में मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया इस वाले को। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगस्त ऑफर को माइंड मैप के थ्रू भी, और इससे पहले थोड़ा हम नोट्स पे आते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स के ऊपर आते हैं। क्योंकि आपको पता है 1939 के अंदर कांग्रेस जो है मिनिस्ट्रीज को रिजाइन कर देती है, ठीक है, और प्रोटेस्ट करती है ना, मतलब रिजाइन करके ये प्रोटेस्ट करती है कि भैया तुमने बिना इंडियंस की सहमति के, बिना कांग्रेस की सहमति के, ठीक है, तुम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। और जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका यूरोप के अंदर चल रहा है, ठीक है, तो यूरोप की टेंशन है, ये यूरोप की परेशानी है। हम इंडियंस को क्यों पार्टिसिपेट करवा रहे हो भाई? हम इंडियंस को क्यों बोल रहे हो कि भैया वॉर में जाओ तो अंग्रेजों के लिए फाइट लड़ो, है ना। ये हमारी प्रॉब्लम तो है ही नहीं। फिर भी इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को, मैं इंडिया को नहीं बोलूँगा, ब्रिटिश इंडिया को जो है डाल दिया गया, ठीक है, बिल्कुल डाल दिया गया, मैं ये बोलूँगा डाल दिया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, जबकि हमारी कोई लड़ाई थी ही नहीं। वर्ल्ड वॉर की कोई लड़ाई थी ही नहीं हमारी इंडियंस की, हमारी तो किसी से भी लड़ाई नहीं थी उस टाइम पे। हमारा इस टाइम में अपने देश के अंदर कंट्रोल ही नहीं था, तो हमारे बाहर विदेश में लड़ाई होंगी। तो अंग्रेजों की लड़ाई थी, यूके की लड़ाई थी, यूरोप की लड़ाई थी, उसके अंदर हमें कुदा दिया गया। तो ऐसा प्रोटेस्ट डिजाइन करे थे कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1939 के अंदर। इसके बाद इंडियंस जो है भैया कहते हैं कि भाई हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है, मतलब आपके खिलाफ भी नहीं रहेंगे, अगेंस्ट में भी नहीं रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है हमारे यहाँ, लेकिन हम आपका साथ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी 1941 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाते हैं, लेकिन कब चलाते हैं? जब 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आता है। अभी अगस्त ऑफर क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। अगस्त ऑफर आता है भैया, अंग्रेजों को चाहिए था सपोर्ट, किसका बताओ? इंडियंस का। तो वो कहते हैं कि भैया इंडियंस को थोड़ा खुश करने के लिए ना हम इनको एक ऑफर देते हैं, है ना, जो अगस्त में आता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं अगस्त ऑफर। तो एक ऑफर देते हैं, इस ऑफर के अंदर क्या होगा, बोलेंगे देखो भैया हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, दैट इज डोमिनियन गवर्नमेंट देंगे, ठीक है, और आपको बस हमारे साथ देना होगा इस वॉर के अंदर, है ना, अपने इंडियन सोल्जर्स को भेजना होगा वॉर के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, अगस्त ऑफर के अंदर बोला गया, ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे मेनली जो होंगे, मेनली इंडियंस होंगे। और वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही है इसके अंदर एडवाइस लिया जाएगा आपसे, ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स आ लेंगे, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी राइट्स देने की बात करी गई, ठीक है, इस अगस्त ऑफर के अंदर। अभी ध्यान रखना, वॉर एडवाइजरी काउंसिल आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी बनी थी, ठीक है, उसके अंदर गांधी जी भी थे एडवाइजरी काउंसिल के अंदर। गांधी जी बोलते भी हैं कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, एज अ लॉयल्टी अंग्रेज हमें आज़ादी दे देंगे, ठीक है, तो होता ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर 1941 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, मैं अगस्त ऑफर आपको माइंड मैप के थ्रू अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। तो ध्यान रखना, अभी अगस्त ऑफर पढ़ाऊंगा, जो लिलिंथगो का प्रपोजल था, ठीक है, इसको ब्रिटिश वॉर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफर भी बोलते हैं, तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी हम थोड़ा बस टाइमलाइन को देख लेते हैं, इस टाइम मोटा मोटी क्या चल रहा है ना। तो 1941 के अंदर गांधी जी कहते कि भैया मैं ना खुल के तो बिल्कुल नहीं आने वाला, कहीं मतलब मास प्रोटेस्ट तो नहीं करने वाला, ऑल इंडिया मास प्रोटेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन हाँ मैं इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाऊंगा, गांधी जी बोलते हैं। और जहाँ से भी चलाऊंगा उनको बोलूँगा चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, है ना। तो दिल्ली चलो का नारा यहीं से आया था गांधी जी का, कि भैया इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाऊंगा, ठीक है, एज अ प्रोटेस्ट में अंग्रेजों के खिलाफ, और उनसे मांगूंगा कि भैया हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसके बाद होता है पुणे का रेजोल्यूशन।
पुणे का रेजोल्यूशन अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। कि पुणे के अंदर रेजोल्यूशन आता है, पुणे रेजोल्यूशन 1941 के अंदर, जिसके अंदर भैया देखो जापान का डर था इनको, जापान का एग्रेशन बढ़ता जा रहा था, इवन सिंगापुर छोड़ के भागना पड़ जाता अंग्रेजों को, है ना। तो सिंगापुर भी फॉल हो चुका था। तो भैया जापान का एग्रेशन बढ़ता जा रहा था, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट है। तो कांग्रेस लीडर्स कहते हैं भैया हम ना आपको एक ऑफर देते हैं, ठीक है, हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, इन डिफेंडिंग इंडिया, अगर आप हमें फुल इंडिपेंडेंस प्रॉमिस करते हो कि वॉर के बाद आपको हमें आज़ादी दे दोगे, पूर्ण स्वराज दे दोगे, है ना, और पावर को इमीडिएट ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, तो हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जो है ना इसके बाद डेजिग्नेट करते हैं नेहरू को अपना सक्सेसर इन 1942 के अंदर। अब ध्यान रखना दोस्तों कि भैया इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर गांधी जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन गांधी जी बोलते हैं कि भैया हमारा जो एम है ना वो हम अपना नेशनलिस्ट पैसेंस कर रहे हैं, मतलब पैसेंस दिखा रहे हैं अपना, हम चाहते हैं तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा जो है मूवमेंट कर सकते हैं आपके प्रोटेस्ट के अंदर, बट हम ये आपका साथ ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो भाई जापान भी कोई अपना नहीं है, ठीक है। तो जापान में कोई अपना नहीं है, अगर आप हमें आज़ादी दे दोगे, फुल इंडिपेंडेंस दे दोगे, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस दे दोगे तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि भाई जापान का राज हो जाए हमारी यहाँ कंट्री के अंदर फिर, है ना। तो यही चीज़ बात करते हैं गांधी जी कि भैया हम ना आपके साथ हैं वॉर के अंदर, नहीं आप में हम आपके बिल्कुल खिलाफ में हैं, ठीक है। हम बस इंटरेस्टेड नहीं है वॉर के अंदर, है ना, और हम आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि भाई कांग्रेस की डिमांड को पीसफुल तरीके से मान लिया जाए, है ना, और हमें एक्सरसाइज करने दी जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर। ये गांधी जी का कहना था इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर। और इस सत्याग्रह को फर्स्ट पहले कौन ज्वाइन करते हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विनोबा भावे, ठीक है। सेकंड फॉलो करते हैं जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह समझ में आ गया। अब देखो अब प्लानिंग चल रही है क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की। क्यों? अब इसके ऊपर रीजन ये है दोस्तों कि भैया अटलांटिक चार्टर आता है। अब ये अटलांटिक चार्टर क्या आता है दोस्तों, भाई यूके का पीएम, ठीक है, और यूएस का पीएम, ठीक है, यूएस का पीएम नहीं प्रेसिडेंट, सॉरी, यूके का प्रेसिडेंट और यूके का पीएम, ये दोनों बात करते हैं कि भैया देखो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हो क्यों रहा है, इसके पीछे बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड होने का चांस क्या है। तो उन्होंने देखा ये कॉलोनियलिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो लोकल पीपल हैं उनके जो शासन है वो बाहरी लोगों का शासन है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक अटलांटिक चार्टर लिखाते हैं और उसके अंदर हम ये बोलना चाहेंगे कि भैया हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे उन लोगों को जिनकी वो ज़मीन है या फिर जिनकी वो कंट्री है, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात करेगी, उनको फ्रीडम देने की बात करेगी, बट अटलांटिक चार्टर के अंदर इंडिया नहीं था पार्ट। क्यों? यूके का कहना था कि इंडिया तो इंटीग्रल पार्ट है, यूके का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया के ऊपर कोई, इंडिया हमसे अलग थोड़ी ना है, इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया के ऊपर जो यूके का जो यूके गवर्नमेंट का जो शासन चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडिया इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया का मतलब यूके का इंटीग्रल पार्ट है, हमसे अलग थोड़ी ना है, ये था यूके का कहना। इसलिए इन्होंने अटलांटिक चार्टर के अंदर इंडिया को नहीं डाला था। और अटलांटिक चार्टर के अंदर इन्होंने ये बात करी थी दोनों ने, यूके और यूएस ने, कि भैया हम इन कंट्रीज़ को जो है आज़ादी दिलवाएंगे, फ्रीडम दिलवाएंगे, ठीक है, इनके पास राइट होगा खुद का, ठीक है। और उसके अंदर इंडिया को नहीं डाला गया। तो जिसके खिलाफ में गांधी जी देखते हैं कि भैया अटलांटिक चार्टर के अंदर तो इंडिया को डाला ही नहीं गया, ठीक है। तो भैया क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट करने के बाद अब कांग्रेस के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पे इकोनॉमिक हार्डशिप भी देखने को मिलेगी दोस्तों, है ना। भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, है ना, जो खाने पीने की चीज़ों के सामान है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी आएगा, है ना। तो ब्रिटिश जो है ना इस टाइम पे ही इक्विकल करते हैं सिंगापुर से, ठीक है, बिफोर जापानीज अटैक्स, इतने जापानीज के अटैक के डर की वजह से सिंगापुर का इवेक्यूएट कर देते हैं ब्रिटिश। तो अब हो क्या है, अब थ्रेट आ चुका है जापानीज इन्वेजन का इंडिया के अंदर। तो अब जो है भैया ब्रिटेन वालों को ये लगता है कि भाई हमें साथ देना चाहिए, मतलब इंडियंस को साथ लेना चाहिए, अगर इंडियंस अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर हार जाएंगे, ठीक है। तो आप सेकेंड प्रपोजल देते हैं, ठीक है, कांग्रेस को या फिर इंडियंस को सेकेंड प्रपोजल दे देते हैं और वो भेजते हैं क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, जिसके अंदर आपको सर स्टेफन क्रिप्स देखने को मिलेंगे, है ना।
ये ध्यान रखना, ये क्रिप्स जो है एम्बेसडर है किनका, यूके वालों का एम्बेसडर है। और इसी क्रिप्स ने ना रसिया को अलाय बना दिया था यूके का इन वर्ल्ड वॉर 2, ध्यान रखना। तो इसी को भेजा जाता है और ये बोलता है भैया आगे इंडिया में देखिए भैया आपको इंडियंस को हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, डोमिनेंट गवर्नमेंट देंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अब ओनली इंडियंस होंगे, मेजोरिटी नहीं, अब ओनली इंडियंस ही होंगे। कॉमनवेल्थ बनाया जाएगा, दैट इज यूएन बन गया है, यूएन बन रहा है और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ भी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप एज अ इंडिपेंडेंट रह सकते हो। प्रोविंसेस को क्या करा जाएगा, विथ सेपरेट ट्रीटी विथ ब्रिटेन, मतलब जो प्रोविंस है उनको उनके पास राइट होगा कि वो सेपरेट ट्रीटी कर लें विद ब्रिटेन, ठीक है। दैट इज डिवाइड की बात करने लग गया अब ये, ठीक है, डिवाइड एंड रूल के फिर से कि ये प्रोविंसेस को ये सेपरेट राइट दी जाएगा कि आप ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर लो। हाँ, फिर होगा क्या, ये चीज़ है आपको जो मैं बता रहा हूँ देने की बात जो कर रहा हूँ ये दे जाएगा, लेकिन आफ्टर वॉर, ये वॉर खत्म होने के बाद। तो गांधी जी कहते हैं कि आफ्टर वॉर दोगे हमें, तो ये तो पोस्ट डेटेड चेक हुआ, ये क्या हुआ, पोस्ट डेटेड चेक हुआ। अगर आप आफ्टर वॉर देने की बात कर रहे हो तो ये पोस्ट डेटेड हुआ। हमें भाई डिमांड अभी है ना, और आप बोल रहे हो कि हम आपको लड़ाई देने के बाद वॉर खत्म होने के बाद देंगे। अरे क्या पता आप रहो न रहो, क्यों भाई, क्या पता जापान का शासन आ जाए इंडिया के अंदर, तो हमें जापान से बात करनी पड़ेगी। ये तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, ठीक है, गांधी जी बोलते हैं इस बात को। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जुलाई 1942 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 15 मेंबर्स की होती थी, वो वार्ता रेजोल्यूशन के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट को पास करे दिए। वार्ता रेजोल्यूशन बोलो या क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन बोलो आप, ठीक है, पास करे दिए। तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट को पास करे दी है। और गांधी अब स्लोगन देंगे, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, है ना। अभी देखो CR फॉर्मूला पे अभी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आएंगे माइंड मैप के ऊपर और उसके अंदर हम अगस्त ऑफर को पहले डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगस्त ऑफर को पहले डिटेल में समझेंगे और उसके बाद क्रिप्स मिशन को डिटेल में समझेंगे। चलो, अगस्त ऑफर 1940, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइम पे वायसराय कौन है इंडिया के अंदर, तो लिलिंथगो है, ठीक है, लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक है। मैं लॉर्ड तो बोलना नहीं चाहूँगा भाई, भगवान तो थे नहीं है, तो लिलिंथगो, ठीक है। उसका प्रपोजल ही बोल सकते हो आप, या फिर ये बोल सकते हो ब्रिटिश वॉर टाइम का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफर था। तो इसका बैकग्राउंड देखो तो ध्यान रखना भैया, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है ना, तो उसका एक्सेलेरेशन हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सेलेरेशन चल रहा है, ठीक है, बढ़ती जा रही है वॉर। तो फॉल ऑफ फ्रांस हो चुका है जून 1940 के अंदर। ब्रिटिश आइसोलेशन इन यूरोप, ब्रिटिश को भैया आइसोलेट होता जा रहा है यूरोप के अंदर, है ना। जर्मनी जो नाजी जर्मनी है वो एक्सपेंड कर रहा है। नीड फॉर इंडियन सपोर्ट इन वॉर, भैया इनको रियलाइज हो गया ये बिना इंडियन सपोर्ट के तो भैया वॉर के अंदर कूदना ही बेकार है ना। तो कांग्रेस जो है रिजाइन करती है प्रोटेस्ट के अंदर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 1913 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है रिजाइन कर देती है ना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वॉर डिक्लेरेशन विदाउट इंडियन कंसल्टेशन। लिलिंथगो का डिलेमा आ जाता है, डिलेमा कैसे बात का भैया, वायसराय है इंडिया का और ये बेचारा फंस जाता है बिटवीन द ब्रिटिश वॉर नीड्स, ये ब्रिटिश को जरूरत है इंडियंस की, और इंडियन भी जो है डिमांड मांग रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, है ना। अब एक बात और, मुस्लिम लीग का ग्रोथ देखने को मिलेगा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो चुका है मार्च 1940 के अंदर। जिन्ना जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, वो बोलता है कि भैया हमें तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिटी टेंशन राइजिंग हो जाती है, वॉर क्रिटिकल सिचुएशन बनती है इस टाइम पे, ब्रिटिश मिलिट्री का रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जापानीज थ्रेड जो है अप्रोच हो रहा है, अर्जेंट नीड है भैया इंडियन के कोऑपरेशन की इस टाइम पे। तो भैया अगस्त ऑफर भेजा जाता है कि जाओ भैया ऑफर भेजो जल्दी से इनको, है ना, और इनको मनाओ इंडियंस को। तो इंडियन का सपोर्ट चाहिए मेंटेनिंग कंट्रोल, कि भैया ब्रिटेन का कंट्रोल भी रहे इंडिया के अंदर और इंडियन का सपोर्ट भी मिल जाए। तो ये बोलते हैं कि भैया एक्सपेंड करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, मोर इंडियंस डालेंगे वायसराय को काउंसिल के अंदर, और रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को, भैया जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन और दे देंगे, और एडवाइजरी रोल डाल देंगे वॉर एफर्ट्स के अंदर। वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैंने आपको बताया था अभी, कंसल्टेटिव बॉडी होगा फॉर वॉर मैटर्स के लिए, लेकिन कोई रियल में देखा जाएगा तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही इनके पास, ठीक है। सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन है बस नाम का। माइनॉरिटी वीटो पावर दी जाएगी, दैट इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज विदाउट माइनॉरिटी कंसेंट, बिना माइनॉरिटी के कंसेंट के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं होगा। मुस्लिम लीग की डिमांड को एक्सेप्ट करा गया,
कम्युनल वीटो को एस्टेब्लिश करा गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इंडियंस वुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वॉर एंडेड। भैया इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे खुद से ही, बट वॉर एंडेड होने के बाद विथ माइनॉरिटी सेफगार्ड्स, लेकिन माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स को देखते हुए डोमिनियन स्टेटस मिलेगी। ये प्रॉमिस करा गया कि डोमिनियन स्टेटस देंगे हम आपको आफ्टर वॉर, कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस, इंडियंस बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और ब्रिटिश के अप्रूवल के बाद, ठीक है, मतलब ब्रिटिश अप्रूवल करेगी इसको बाद में। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन विद इंडियन लीडर्स, नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, कोई इमीडिएट ट्रांसफर नहीं मिलेगी भैया इंडियंस को। तो होता क्या भैया, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देखोगे तो वॉर स्ट्रेटेजी सक्सेस देखोगे तो डिवाइडेड इंडियंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। इस टाइम पे आपको ध्यान देखने को मिलेगा कि भैया मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर रही है, कांग्रेस अलग डिमांड कर रही है ना, तो जिसकी वजह से मेंटेन रहता है ब्रिटिश कंट्रोल और सिक्योर्ड वॉर एफर्ट कंटिन्यूटी। पॉलिटिकल मैन्यूवर देखो तो अपीयर्ड कंसिलेटरी इंटरनेशनली, ठीक है, तो मतलब आप देखोगे कि भैया मिनिमम कंसेशन दिए जा रहे हैं इस टाइम पे, डिवाइड एंड रूल कंटिन्यू रखा जा रहा है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखोगे तो कोई रियल पावर शेयरिंग नहीं है अभी इंडियन के साथ, वाइसरॉय अथॉरिटी जो है आगे वो सुपीरियर है, वॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनएफेक्टेड है। भैया वॉर का जो बनाई गई काउंसिल वगैरह उससे कोई पावर नहीं है इस टाइम पे, कुछ नहीं कर पा रहा वो, बस नाम का बना दिया गया। कंडीशनल एक्सेप्टेंस देखो तो वेलकम्ड माइनॉरिटी वीटो प्रोविजन। भैया माइनॉरिटी वीटो का जो डाल दिया गया था प्रोविजन इसका अगस्त ऑफर के अंदर, उसको ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है। पाकिस्तान की जो डिमांड इससे स्ट्रेंथेड हो जाती है और सेपरेट जो है प्रोटेक्ट रहता है इससे। स्ट्रेटेजिक गेंस देखो तो वीटो पावर दे दी गई है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट इंटरेस्ट, बार्गेनिंग पोजीशन जो है इंप्रूव करा जाता है। इस अगस्त ऑफर के आने के बाद जो है कांग्रेस जो है बार्गेनिंग और स्टार्ट कर देती है। पॉलिटिकल एडवांटेज देखो तो पोजीशन एज अ सोल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस आइसोलेशन बेनिफिटेड लीग और ब्रिटिश रिलायंस इंक्रीज्ड। अब देखो क्या हुआ कि भैया कांग्रेस जो है अगस्त ऑफर इन सबको रिजेक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग है उनकी पोजीशन स्ट्रेंथ हो रही है। क्यों? दोनों अलग अलग डिमांड्स उठा रहे हैं, ठीक है। चलो आउटराइट रिजेक्शन देखो, गांधी कोल्ड इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, मैंने बताया था आपको, इसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। कोई इमीडिएट पावर ट्रांसफर की बात ही नहीं कही गई, वेग फ्यूचर प्रोमिस है, ठीक है, ये तो आपने पहले ही प्रोमिस कर रखा है कि भाई 1919 में आपने प्रोमिस किया था कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। चैम्सफोर्ड के जो वो आया था आपका चैम्सफोर्ड का जो आपका वो आया था, क्या था ऑफर आया था, ये डिक्लेरेशन बोल सकते हो उसको 1917 के अंदर कि भैया हम इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म प्लान है इंडियंस ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं मिला हमें अब तक। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन दिखेगा, कोई नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है सेंटर पे, वाइसरॉय वीटो को पावर जो है रिमाइंड करा गया है। वॉर विदाउट इंडियन कंसेंट, आपने वॉर छेड़ दी विदाउट इंडियन कंसेंट। स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखो तो डिमांडेड इमीडिएट नेशनल गवर्नमेंट, रिजेक्टेड एडवाइजरी रोल, स्टक टू प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। भैया स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखो तो हम डिमांड कर रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बना जाए हमारा, रिजेक्ट करा जाए और जो हम एडवाइजरी रोल है जो है हमारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया है ना। तो हम स्टक हो गए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम के अंदर कि हम फ्रीडम मांग रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। तो गांधी जी का क्रिटिक देखने को मिलेगा आपको, गांधी जी बोलते हैं अगस्त ओवर को पोस्ट डेटेड चेक, है ना। नो ट्रस्ट इन ब्रिटिश प्रोमिस, भैया कोई ट्रस्ट नहीं है ब्रिटिश प्रोमिस में, है ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी इसके खिलाफ में लॉन्च कर देते हैं। तो गांधी फेमस रिस्पॉन्स यही है ना, कि भैया वो इंडिविजुअल सत्याग्रह इसके रिस्पॉन्स में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके आगे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो है आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 के अंदर, है ना। तो इस टाइम पर हुआ गया, ये स्टोरी कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि क्रिप्स मिशन क्यों आया। तो जापानीज जो है एडवांस कर रहे हैं 1942 के अंदर, फॉल ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, बर्मा के अंदर इन्वेट कर चुके हैं जापानीज, अब वो अप्रोच कर रहे हैं इंडिया की तरफ। तो डायरेक्ट थ्रेट दिखाई दे रहा है ब्रिटिश इंडिया को इस टाइम पे। अमेरिकन प्रेशर है, ठीक है, रोजवेल्ट का अटलांटिक चार्टर है कि भैया हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, हमें आज़ादी देनी है लोगों को, लोकल पीपल्स को। तो यूएस का प्रेशर है फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, अलाइड पावर का जो है प्रोपेगेंड अलाइड वॉर को प्रोपेगेंडा की जरूरत है ना। तो इंडियन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा इस टाइम आपको। अगस्त ओवर रिजेक्ट कर दिया गया, इंडिविजुअल सत्र ऑनगोइंग है, ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है इंडिया के अंदर। चर्चिल का रिलेक्टेंस देखने को मिलेगा, फोर्स बाय वॉर सर्कमस्टांसिस, वॉर कैबिनेट अप्रूवल ऑब्टेंड, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी नॉट चॉइस, ठीक है। तो चर्चिल रिलेक्टेंस में है कैसे कि
भैया वॉर से वो इस टाइम फंसा हुआ है ना, वॉर के अंदर फंसा हुआ है और उसको चाहिए इंडियंस की सपोर्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे भाई चर्चिल फंसा हुआ है ब्रिटेन का, ठीक है, वो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है ना। वॉर क्रिटिकल फेज देखोगे आप, बिल्कुल। तो ब्रिटिश मिलिट्री जो है, ब्रिटिश मिलिट्री डिजास्टर देखने को मिलेगी, है ना। नीड फॉर इंडियन आर्मी लॉयलिटी, सुभाष चंद्र बोस का आईने का थ्रेट भी आ गया, इंडियन नेशनल आर्मी का थ्रेट भी। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल आर्मी लेके पहुंच जाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। चलो, तो इमरजेंसी डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन, है ना। तो इसके प्रोविजन देख लो क्रिप्स मिशन के। भाई फिर से बोला गया डोमिनेट स्टेटस आफ्टर वॉर, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑप्शन में रहेगा। राइट टू सीड फ्रॉम कॉमनवेल्थ, भी आप कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हो, ये आपको राइट मिलेगा। इक्वल पार्टनरशिप विद ब्रिटेन, पार्टनरशिप इक्वल होगी आपकी ब्रिटेन के साथ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर होंगे मेंबर्स वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्टेड होंगे, और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसके अंदर। और ये सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी होगी, ठीक है। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी, कि भैया इन्हीं के पास राइट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। पॉलिटिकल ऑप्ट आउट क्लॉज भी डाला गया, ऑप्ट आउट क्लॉज भी डाला गया, सॉरी प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज भी डाला गया। प्रोविंस जो है रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, सेपरेट जो है फॉर्म कर सकते हैं अपना यूनियन, है ना। और इसी से इम्प्लाइड हो जाता है एज एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, है ना, कि भैया आपने प्रोविंस को बोल दिया कि आप सेपरेट संधि कर सकते हो, है ना, सेपरेट पैक्ट कर सकते हो ब्रिटेन के साथ, तो इसका मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि आप पाकिस्तान ही बना सकते हो, है ना। इसका मतलब ये हो जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल से देखने को मिलेगी, इंडियन डिफेंस मेंबर इन काउंसिल, बट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कंट्रोल, डुअल कंट्रोल ओवर इंडियन आर्मी, ठीक है। मतलब कमांडर इन चीफ ब्रिटेन का और आप बोल रहे हो कि डिफेंस मिनिस्टर होगा इंडिया का, ये का मतलब है भाई। इंटरिम वॉर टाइम, अब देखो इंटरिम वॉर टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट चल रही है, तो कोई इमीडिएट पावर ट्रांसफर नहीं देखने को मिला। इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो हैं, बट वायसरॉय का वीटो पावर रिमेंड है। ब्रिटिश कंट्रोल कंटिन्यूड, ये ब्रिटिश अभी भी इंडिया का कंट्रोल कर रही है। वॉर डायरेक्शन एंटायरली विद ब्रिटिश, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ड्यूरिंग वॉर, वायसराय की सुप्रीमेसी देखने को मिल रही है, इस समय वायसराय पूरा कंट्रोल कर रहा है इंडिया के अंदर। तो सर स्टेप्स ध्यान रखना, ये लेबर पार्टी से था, लेफ्ट विंग लीडर था, नॉट फॉर पर्सनल इंटीग्रिटी बट बाउंड बाय ब्रिटिश वॉर कैबिनेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो कैबिनेट इंस्ट्रक्शन दे रही थी इसको, उसे करना था इसको, क्रिप्स इस टाइम पे एम्बेसडर है, ध्यान रखना यूके का। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, हिंदू महासभा रिजेक्ट करती है पार्टीशन आइडिया को, अपोज करते हैं डिवीजन ऑफ इंडिया को, सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड इंडिया को, है ना। कौन, हिंदू महासभा वाले। और हिंदू महासभा का ध्यान रखना कौन थे लीडर भैया, मेन मदन मोहन मालवीय, ठीक है। दलित लीडर्स के कौन है भैया, अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो अम्बेडकर वांटेड सेपरेट सेफगार्ड्स, कंसर्न अबाउट मेजोरिटी रूल, साउट पॉलिटिकल ग्रांटीज, वो चाहते थे भैया पॉलिटिकल ग्रांटीज मिल जाए, ठीक है, दलित लोगों के लिए, उनके सेफगार्ड्स के लिए। प्रिंसली स्टेट क्या कहते थे, तो वो अनसर्टन थे अबाउट द फ्यूचर, फियर थे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। वांटेड सेपरेट नेगोशिएशन, और वो सेपरेट नेगोशिएशन चाहते थे, ठीक है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना, तो ध्यान रखना भी इंडिया के बहुत सारे, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट देखने को मिल जाते हैं आपको, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम है वो सबको यूनाइट करना। इनिशियल एक्सेप्टेंस देखोगे तो वेलकम कराया जाता है प्रोविंशियल ऑप्ट आउट को, ठीक है, बाय प्रिंसली स्टेट्स। पाकिस्तान की जो पॉसिबिलिटी है रिकोगनाइज की, वो उनको मतलब चांसेस देखने को मिल जाते हैं कि भैया पाकिस्तानी बन सकता है ना। सक्सेशन राइट अप्रिशिएट कराया जाता है। सब्सिक्वेंट रिजर्वेशन देखेंगे, अनसर्टेनिटी अबाउट द पाकिस्तान बाउंड्रीज, कांग्रेस रिजेक्शन दी इन्फ्लुएंस डिसीजन, डिमांडेड क्लियर पार्टीशन टर्म्स, ठीक है। तो भैया तो जब कांग्रेस बोल रही है कि भैया ये जो तो आप पार्टीशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप पार्टीशन कहाँ करना चाहते हो, कहाँ है मेजोरिटी मुस्लिम्स की, आप ये बताओ पहले, है ना। और मुस्लिम चाहते ही नहीं चाहते पार्टीशन, ये भी देखो आप, है ना। चलो, तो स्ट्रेटेजिक गेंस देखो, फर्स्ट ब्रिटिश एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है मान जाते हैं इसके अंदर कि हम पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो डिमांड है वो लेजिटिमाइज कर देते हैं ब्रिटिश टाइम पे, और बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन कर देते हैं पाकिस्तान के लिए। आउटराइट रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इस टाइम पर नेहरू और मौलाना आजाद का नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। गांधी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक, फिर से नो इमीडिएट पावर ट्रांसफर, वो कहते हैं इमीडिएट ट्रांसफर करो ना पावर को, क्यों नहीं कर रहे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन देखोगे
तो वायसरॉय वीटो पावर अनएक्सेप्टेबल, भाई वीटो पावर जो है वायसरॉय के बाद तुम दे रहे हो वो अनएक्सेप्टेबल है, ये बोला इंडियन पॉलिटिकल्स ने, है ना। डिफेंस अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ये भी सही नहीं है ना। और प्रोविंशियल ऑप्ट आउट जो डिवाइसिव है ये भी गलत है ना। गांधी क्रिटिक देखोगे तो फिर बोलते हैं वो अपोजिटेड चेक ऑन प्रेसिंग बैंक वर्स देन अगस्त ओवर, है ना, वुड ब्रेकअप इंडिया, और ये तो तुम इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हो। स्ट्रेटेजी पोजिशन देखो तो ये डिमांड करते हैं नेशनल गवर्नमेंट इमीडिएटली कंप्लीट इंडियन कंट्रोल ओवर डिफेंस, और रिजेक्ट करते हैं डिवीजन ऑफ इंडिया को। गांधी जी का हिस्टोरिक रिस्पॉन्स यही है कि भैया ये रिफर कर रहा है कंप्लीट ब्रिटिश डिस्पर्जन एंड रेलिंग क्राई फॉर क्विट इंडिया। अब गांधी जी इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैं आपको पहले हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों CR फॉर्मूला के बारे में, और लियाकत अली वाला जो देसाई पैक्ट था उसके बारे में, और उससे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे INA ट्रायल्स को भी, ठीक है। तो INA ट्रायल्स ही पढ़ेंगे, और देसाई लियाकत पैक्ट को भी पढ़ेंगे, और आपका CR फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, और उससे पहले भी दोस्तों हमें तो वेवल प्लान भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेवल प्लान, है ना, और आपका कैबिनेट मिशन प्लान, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, जिससे हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और इसके बाद जो दोस्तों जो कुछ मिसलेनियस सब टॉपिक्स रह जाएंगे जैसे रिवोल्यूशनरीज के बारे में, ठीक है, ये मैं सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी इसके अंदर आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।